निषेक और अनिषेक। निषेक अगर फल होता है तो उसको बोलते हैं जो निषेचन के बाद तैयार होता है, अनिषेक यानी बिना निषेचन के। पहले समझिएगा, अधिकांश फलों के साथ होता क्या है बच्चों कि जब निषेचन, पहले भाई परागण होता है, गौर से समझिएगा, परागण के बाद निषेचन की प्रक्रिया होती है बच्चों। अब निषेचन के बाद होता क्या है, निषेचन के बाद यानी निषेचन प्रक्रिया के होने के बाद क्या होता है कि जो बीजांड होता है, ठीक, जो बीजांड होता है वो किस में बदल जाता है, बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और जो अंडाशय होता है, अंडाशय होता है यही फल में बदल जाता है। कभी कभार पूछा जाता है फल किसे कहते हैं, फल का निर्माण कैसे होता है, एक नंबर में पूछ लेता है, ठीक। तो अंडाशय के परिपक्व भाग को फल कहते हैं। तो सबसे पहले प्रक्रिया कौन सी, पॉलिनेशन होता है, परागण। परागण के बाद क्या होगा, निषेचन। अब निषेचन होने के बाद बच्चों जो बीजांड होता है बीज में परिवर्तित हो जाता है और अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन सारी प्रक्रिया होती कैसे है, तो वो होती है निषेचन के बाद ही, यानी निषेचन के बाद ही ये परिवर्तन होते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें ये प्रक्रिया होती ही नहीं है, यानी बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल का निर्माण हो जाता है बच्चों, ठीक है, बिना निषेचन के, यानी उसमें निषेचन की प्रक्रिया होती ही नहीं है। तो बिना निषेचन के ही जब फल का निर्माण हो जाता है तो उसे कहते हैं अनिषेक फल, और यही प्रक्रिया कहलाती है अनिषेक फलन, ठीक। लिखेंगे बच्चों कि प्रायः, देखिए लिखा है, अब आप इसको अच्छे से इसलिए समझ पाओगे कि प्रायः निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। भाई निषेचन के बाद ही अंडाशय फल में बदलता है बच्चों, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बिना निषेचन के ही जब अंडाशय फल में विकसित हो जाता है बच्चों, तो इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं, ठीक। इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं और ये जो फल तैयार होगा उसका नाम होगा अनिषेक फल। इस फल को क्या कहेंगे, अनिषेक फल कहेंगे, ठीक है, यानी उसे अनिषेक फल कहते हैं। जैसे में बच्चों केला हो गया, पपीता हो गया, संतरा हो गया, नाशपाती हो गया, अनानास हो गया, ये सब अनिषेक फल होते हैं। और अनिषेक फलों में बच्चों बीजांड जो होते हैं, मतलब बीजांड बीज में परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे हमने बताया ना कि जो बीजांड बीज में बदलता है, अंडाशय फल में बदलता है, लेकिन जो अनिषेक फल होते हैं उनमें बीजांड बीज में नहीं बदलता है, ठीक है, बीजांड बीज में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं, अर्थात फल क्या होते हैं, इसमें बीज रहित होता है। यानी ऐसे जो फल होते हैं वो बीज रहित होते हैं, यानी उसमें बीज होते ही नहीं है, ठीक है। अगर रहेंगे भी, किसी केसेस में हो जाता है कि भाई अगर बीज बन भी जाते हैं तो वो पूरी तरह से मतलब बेकार रहेंगे, ठीक, यूं समझिएगा, वो विकसित ही नहीं हो पाएंगे। तो ये चीज होता है बच्चों अनिषेक फलन। बस सीधी सी बात है कि बिना निषेचन के ही जब अंडाशय से फल तैयार हो जाए तो ऐसे फल को अनिषेक फल कहेंगे, और ये पूरी प्रक्रिया जो कहलाएगी वो कहलाएगी अनिषेक फलन। फॉर एग्जाम्पल जैसे अनिषेक फल में केला है, पपीता, संतरा, नाशपाती, अनानास, ये सब अनिषेक फल वाले मतलब अनिषेक फल है, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बहुभ्रूणता, ठीक। सारे क्वेश्चन को हालांकि हमने पहले भी कवर कर रखा है, लेकिन अब ये वक्त थोड़ी ना है कि सर इसको देखा है अब नहीं देखेंगे, क्योंकि देखना पड़ेगा ना, बोर्ड एग्जाम आपका भाई सर पे है तो देखना पड़ेगा। तो बहुभ्रूणता, देखिए इसको भी नाम से, बायोलॉजी में आपके अधिकांश जो क्वेश्चन है बच्चों बस शब्दों को पकड़िए, शब्दों की गहराई को समझिए और कुछ भी ना। बहुभ्रूणता, बहु का मतलब बहुत, भ्रूण का मतलब भ्रूण, एम्ब्रियो भ्रूण होता ही है, तो बहुभ्रूणता का मतलब बहुत सारे भ्रूण हो। अधिकांशतः होता क्या है बच्चों कि एक बीज में एक ही भ्रूण होता है, एक बीज में एक ही भ्रूण होता है। लेकिन जब क्या हो जाता है, कभी कभार या फिर कुछ ऐसे फल होते हैं जिनके एक बीज में एक से अधिक भ्रूण होते हैं, तो यह घटना कहलाती है बहुभ्रूणता। क्या कहलाती है बच्चों, बहुभ्रूणता कहलाती है, ठीक है। जैसे यहां पर लिखेंगे, अब तो समझ में आ गया कि प्रायः एक बीज में एक ही भ्रूण का विकास होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं, ठीक है।
हमने बताया ना कि एक फल मतलब एक बीज में एक ही भ्रूण होगा, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि एक बीज में एक से अधिक भ्रूण जब उसमें विकसित हो जाए यानी तैयार हो जाते हैं, तो इस घटना को या इस प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, बहुभ्रूणता कहते हैं। अब बहुभ्रूणता की खोज बात करें बच्चों तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ठीक है, किसने किया था भाई, किसने किया था, तो उनका जो नाम है, बहुभ्रूणता की जो खोज किया था बच्चों, उनका नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। नाम क्या बताया हमने, नाम है एंटोनी वान, पूरा नाम है इनका ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज किया था। अगर हम बात करें तो किसमें किया था इन्होंने, तो संतरे में किया था। ठीक, संतरे में इसकी खोज किया था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने संतरे के पौधे में इसकी खोज किया था। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है, तो हमने बताया इसमें देखिए भले ही बच्चों एक बीज में एक से अधिक भ्रूण बन जाए, लेकिन इसमें जो यानी पौधा तैयार होता है, जो पौधा तैयार होता है वो एक ही भ्रूण से, यानी एक ही भ्रूण क्या हो जाएगा, वो पौधे के रूप में तैयार होकर के अगली जो जनरेशन है, नई पीढ़ी तैयार करेगा। भ्रूण बहुत सारे हालांकि बन जाते हैं लिस्ट में, लेकिन उसमें एक ही भ्रूण एक ही पौधा तैयार करता है। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है इसमें। ठीक, चलिए तो जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, ये बहुविकल्पी कई बार पूछा गया है, इसलिए ये भी याद रखना कि बहुभ्रूणता की खोज किसने किया था, तो किसने किया था रसगुल्लो, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने संतरे में किया था। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोहरा निषेचन। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता बच्चों आपके पहले चैप्टर में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू रिमेंबर। हर हाल में आपको याद करना पड़ेगा रसगुल्लों, याद क्या, इसको बस केवल समझना है। ठीक है, केवल और केवल समझना है। और इस क्वेश्चन को हमने कई बार, कम से कम भाई हमें खुद याद है 5 से 6 बार करवाया है। सरल से सरल तरीके से आप कैसे लिखेंगे, चलिए वो देखते हैं। अब देखिए इसको ध्यान से एक बार पढ़िए, फिर इसको ग्राफ से समझाते हैं कि ये द्विनिषेचन या फिर इसी को दोहरा निषेचन, इसी में एक त्रिसंलयन करके आता है। ठीक, प्रक्रिया भी पूछा जाता है। अब देखिए दोहरा निषेचन क्या होता है कि पराग नलिका में दो नर केंद्रक, मतलब दो नर केंद्रक होते हैं। ठीक है, और दोनों नर केंद्रक जो है नर युग्मक की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक, नर युग्मक की तरह। भाई नर युग्मक जो होता है पुष्प में, अब नर युग्मक की बात करें तो क्या होता है, ठीक, नर युग्मक क्या होता है, तो नर युग्म में पोलिनेशन होता है ना, जब परागण होता है तो उसमें पोलन ग्रेन होता है। ठीक, परागकण। तो वही कह रहा है कि पराग नलिका में दोनों नर केंद्रक जो होते हैं यानी नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं, जो कार्य उसका होता है। ठीक, और तथा उसके बाद ये जैसे ही भ्रूण में पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित हो जाता है, निषेचित हो जाता है, जबकि दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से निषेचित हो जाता है। अब यहां पर देख सकते हैं बच्चों कि यहां पर एक बार यहां पर निषेचन हो रहा है, अंड कोशिका से ये मिल रहा है, और दूसरी बार ये दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से मिल रहा है, तो 2 बार क्या हो गया, निषेचन। ठीक, अर्थात यहां पर एक ही भ्रूण में 2 बार निषेचन हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन या फिर द्विनिषेचन कहते हैं। अब द्विनिषेचन प्रक्रिया आवृत बीजी पौधों में होती है। ये 2022 में भी बहुविकल्पी में पूछा था कि दोहरा निषेचन ठीक किस मतलब किस पौधे में होती है, किस प्रकार के पौधे में होती है। देखिए अब इसको थोड़ा अगर आपको लंबा लगता है तो इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझना, इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझना बच्चों। तो देखिए जब भी पराग नलिका में, ठीक, जो पराग नलिका होती है, तो पराग नलिका में बच्चों जो नर युग्मक होता है, पराग नलिका में जो नर युग्मक होता है, नर युग्मक वो नर केंद्रक की तरह कार्य करता है, मतलब सॉरी, जो नर केंद्रक होता है वो नर युग्मक की तरह कार्य करता है। अब नर युग्मक जब पहुंचेगा किसमें, तो ये पहुंचता है जब भ्रूण कोश में, तो ये भ्रूण कोश में पहुंचकर बच्चों, ठीक, किसमें, भ्रूण कोश में पहुंच करके ये क्या करता है, ये विभाजित हो जाता है। तो इसमें से ये जो 2 नर, हमने बताया ना कि 2 नर युग्मक की तरह कार्य करता है, तो ये पहला वाला जो है, पहला वाला जो है, ये जो फर्स्ट वाला होता है बच्चों, इसमें से हमने बताया कि 2 है। ठीक, तो इसमें से जो पहला वाला होता है
वो क्या करता है, किससे संलयित हो जाता है, तो अंड कोशिका से। पहला वाला अंड कोशिका से मिलकर के निषेचन कर लेता है, और जो दूसरा वाला होता है बच्चों, वो द्वितीयक केंद्रक से निषेचित हो जाता है, द्वितीयक केंद्रक से। ठीक है, अब इस तरीके से समझिएगा। अब ये आपको एकदम आसान, ये होता है स्मार्ट स्टडी। अब ऐसे में तो थोड़ा लेंदी लगेगा, बाकी अदर क्वेश्चन बैंक में देखोगे, ठीक, आप मतलब कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाइए तो उसमें अगर आप देखेंगे, बुक में देखेंगे तो बहुत ज्यादा ये डीपली दिया है इधर उधर का। लेकिन हमने क्या बताया कि जो पराग नलिका में नर केंद्रक होता है, नर युग्मक की तरह कार्य करता है, जब भ्रूण कोश में पहुंचता है तो ये दो नर युग्मकों में विभाजित हो जाता है, जिसमें से पहला वाला क्या, पहला जो नर केंद्रक होता है या नर युग्मक, वो अंड कोशिका से निषेचित हो जाता है, निषेचन कर लेता है, और जो दूसरा वाला होता है बच्चों, वो द्वितीयक केंद्रक से संलयित यानी निषेचित हो जाता है। यहां पर देख सकते हैं भाई, पहला निषेचन ये हो रहा है, दूसरा निषेचन ये हो रहा है। तो यहां पर अगर हम देखें बच्चों, एक ही भ्रूण कोश में 2 बार निषेचन हो रहा है, इसीलिए इस घटना को क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन या फिर द्विनिषेचन कहा जाता है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कोई ऐसा साल नहीं जाता बच्चों कि जब ये क्वेश्चन ना पूछा जाए। ठीक, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बात करें बच्चों तो ये भी बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, हालांकि सारे के सारे क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं, हर क्वेश्चन मतलब 2023 में भी आया था, उसके प्रीवियस ईयर में पहले भी हम बता चुके हैं बच्चों। सेट आपके बहुत ज्यादा बनते हैं, 5 से 7 सेट बनते हैं, तो इतने ज्यादा सेट बनते हैं तो किसी ना किसी में रहेगा, ये आपको दिखाई पड़ेंगे, ये मान कर चलिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, उल्ब वेधन या एमनियोसेंटेसिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक, कि उल्ब वेधन किसे कहते हैं, उल्ब वेधन क्या होता है, या फिर इसको बच्चों इंग्लिश वर्ड ये है एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस है उल्ब वेधन। अब देखिए, इसको रटना नहीं है, आप थोड़ा एक फिगर के माध्यम से समझिएगा। ये आपका पूरा इतना रटने की जरूरत नहीं है, ये चुटकियों में याद हो जाएगा। आज समझिएगा, एकदम आसान सा तरीका बताएंगे बच्चों, समझना है बस और कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए भाई, ये एक मान लेते हैं क्या है, यूट्रस है, गर्भाशय। अब इस गर्भाशय के अंदर कोई बेबी है, मतलब भ्रूण है, परिपक्व कोई भ्रूण है। ठीक है, कोई परिपक्व, जैसे मान लेते हैं कोई परिपक्व हो या ना भी हो, कोई दिक्कत ना, तो एक इसमें भ्रूण है। ठीक, अब भ्रूण समझ रहे हैं कि मतलब जब तक वो भाई बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है, वो समझिए भ्रूण ही रहता है। ठीक है, वो क्या रहता है, वो एक भ्रूण ही रहता है। जब वो जन्म हो जाता है ना, तब ही वो शिशु कहलाता है, उसके पहले वो शिशु नहीं कहलाएगा, उसके पहले भ्रूण ही कहलाएगा। ठीक है, ये चीज। अब देखिए होता क्या है बच्चों, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, तो एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, एमनियोसेंटेसिस या उल्ब वेधन एक ऐसी प्रक्रिया होती है या एक ऐसी तकनीकी होती है जिसके द्वारा क्या होता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, यानी लिंग का निर्धारण या लिंग की पहचान, हम कह सकते हैं कि लिंग की पहचान कर सकते हैं। ठीक, और साथ ही साथ मतलब इसके द्वारा क्या है कि जैसे ये भ्रूण है, तो भ्रूण के अंदर जो भी विकार हैं, विकार का मतलब समझ रहे होंगे बच्चों, विकार का मतलब दोष या रोग है ना, विकार का मतलब रोग या दोष। तो इस भ्रूण में क्या दोष है, क्या ये ठीक है, इसमें कोई अनियमितता तो नहीं है, यानी कोई समस्या तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं है। ठीक, और उसके बाद साथ ही साथ इसकी क्रिया विधि कैसी चल रही है, सारी चीजों की जो जानकारी लेते हैं, वो एक ऐसी तकनीक है जिसका नाम होता है उल्ब वेधन। अब इसमें करते क्या है, प्रोसेस क्या होता है बच्चों, तो इसमें प्रोसेस ये होता है कि एक इंजेक्शन के माध्यम से, इसमें बच्चों क्या करते हैं कि एक इंजेक्शन होता है, जैसे ये मान लिए कि भाई हम इंजेक्शन यहां पर, इसमें एक इंजेक्शन, ठीक, एक इंजेक्शन के माध्यम से करते क्या है बच्चों, जैसे ये इंजेक्शन है, अब इसमें एक इंजेक्शन के माध्यम से यहां पे चारों तरफ जो भरा होता है एक लिक्विड, उसको बोलते हैं एमनियोटिक द्रव। क्या बोलते हैं, एमनियोटिक द्रव बोलते हैं। तो करते क्या है, इंजेक्शन से इस द्रव को निकालते हैं, जिसका नाम क्या है, हमने बताया ना, एमनियोटिक द्रव। ठीक, एमनियोटिक
द्रव, तो एमनियोटिक द्रव को निकाल लिया जाता है इंजेक्शन के माध्यम से, और निकालने के बाद जो उसका गुणसूत्र, यानी इसमें एमनियोटिक जो द्रव होता है इसके गुणसूत्र के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी यहां पे जो निकालते हैं एमनियोटिक द्रव, इसमें गुणसूत्र का में कौन सा विकार है, उसमें कौन सी अनियमितता है, यानी कौन सा दोष है, कौन सा रोग, कुछ भी कह लें, उसके बारे में जांच करते हैं। तो यही पूरी प्रक्रिया होती है उल्बवेधन। लेकिन हमने बताया ना कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लिंग का भी, मतलब लिंग की भी जांच की जा सकती है, जिसके द्वारा बच्चों लिंग की जांच भी कर सकते हैं। यानी ये भी पता चल जाता है इसका बनाने, मतलब ये तकनीक का उद्देश्य तो केवल यही है कि गर्भ में जो भ्रूण पल रहा है, ठीक है, जो बच्चा पल रहा होता है उसके बारे में थोड़ा जानकारी मिल जाए, बस यही उद्देश्य था इस टेक्नोलॉजी को बनाने का। लेकिन इसके द्वारा लिंग का भी निर्धारण किया जा सकता है, मतलब लिंग की पहचान कर सकते हैं, निर्धारण नहीं, लिंग की पहचान कर सकते हैं कि मतलब जो अंदर है वो लड़का है या फिर लड़की है, ये जानकारी भी इस विधि द्वारा मिल जाती है। तो इससे हुआ क्या कि भाई इससे कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिलने लगा। यानी आज के समय फिर लोगों ने क्या किया भाई इसका गलत, यानी आज के समय में कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं कि भाई इसका गलत इस्तेमाल करने लगे, वो भी पैसे के लिए। भाई जो उनके पास आता है, तो इसके द्वारा बताया ना कि लिंग की भी पहचान चल जाए, भाई पता चल जाती है कि वो लड़का है जो पल रहा है कि लड़की है। इससे होता क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो एबॉर्शन करवा देते हैं, यानी भ्रूण में ही कन्या को मार देते हैं, इसीलिए कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या। ये कानूनन अपराध है, ठीक है। और सरकार ने तो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया पर रोक भी लगा दिया है, लेकिन कौन मानता है भाई, कोई नहीं मानेगा ना। तो ये पूरा प्रोसेस हो जाता है उल्बवेधन। अब तो समझ में आ गया ना कि उल्बवेधन होता क्या है, ठीक। उल्बवेधन सिंपल सी बात एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा, ठीक है, गर्भ में, जिसके द्वारा क्या होता है, गर्भ से एमनियोटिक द्रव इंजेक्शन के माध्यम से निकाल करके उसके गुणसूत्र, मतलब गुणसूत्रीय अनियमितता के बारे में पता लगाया जाता है, ठीक। इसके द्वारा लिंग की भी जांच की जा सकती है। तो इसीलिए क्या है कि भाई इसका दुरुपयोग होने लगा। अब लिखेंगे बच्चों कैसे कि यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग करके गर्भावस्था में, यानी गर्भ में जो पल रहा होता है भ्रूण, गर्भावस्था में भ्रूण की गुणसूत्रीय असामान्यता तथा अन्य व्यवस्था की जानकारी के लिए किया जाता है। वही चीज कि भाई उसमें कौन सा दोष है, रोग है, ठीक। इसमें गर्भ से एमनियोटिक द्रव को इंजेक्शन के माध्यम से निकाला जाता है, देख रहे हैं बच्चों, निकाला जाता है, तथा इस द्रव का जो नमूना, यानी सैंपल लेते हैं ना, नमूना लेकर के इसमें गुणसूत्र की असामान्यताओं का निरीक्षण किया जाता है। लेकिन इसके द्वारा लिंग की भी जांच होती है, इसके द्वारा बच्चों लिंग की भी जांच होती है। और यही कारण है कि आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया जाने लगा है। वही चीज भाई, बहुत लोग हैं ना, उनको लड़का नहीं चाहिए, सॉरी लड़की नहीं चाहिए, लड़का बस चाहिए, इसीलिए क्या है गर्भ में ही मतलब भ्रूण को ही नष्ट कर दिया जाता है, ठीक। तो ये चीज होता है। तो भारत सरकार ने हालांकि लिंग निर्धारण या लिंग परीक्षण को गैर कानूनी घोषित किया है, लेकिन फिर भी हमने बोला ना कि भाई ये चोरी चुप्पा ये सब काम चलता रहता है, ठीक, और चलता रहेगा। कहां तक भाई क्या हो जाए, आज के समय में भाई पैसा सब कुछ है, पैसा वो काम करवा देगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, है ना, ठीक। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। चलिए बच्चों इसको भी जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला टॉपिक भी बेहद शानदार है, जितना वो है उतना ये भी है। ये भी हर साल पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बच्चों की चिकित्सीय सगर्भता समापन पर, चिकित्सीय सगर्भता समापन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, या फिर इसको शॉर्ट में ऐसे बोलेगा, इसको बोल देगा MTP, पूछा जाता है एमटीपी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एमटीपी क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक। नाम है मेडिकल यानी चिकित्सीय रूप में, टर्मिनेशन का मतलब समापन, प्रेगनेंसी का मतलब सगर्भता। अब देखिए कह रहा है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन, इसमें भी देखिए शब्दों में ही पूरा इसका उत्तर छिपा है। चिकित्सीय मतलब चिकित्सा के मदद से, सगर्भता यानी प्रेगनेंसी को, समापन यानी समाप्त कर देना, ठीक। यानी मेडिकली रूप में क्या करना, गर्भ को नष्ट कर देना ही कहलाता है
MTP या चिकित्सीय सगर्भता समापन। मतलब होता क्या है बच्चों कि गर्भावधि पूर्ण होने से पहले, ध्यान से सुनिएगा, ठीक, जैसे गर्भ में कोई बच्चा पल रहा है, इसमें कोई मतलब जो भ्रूण है पल रहा है, तो भाई वो परिपक्व कब होता है? ये परिपक्व यानी इसको जैसे परिपक्व का मतलब तैयार कब होता है? तो भाई परिपक्व कब होता है? 9 माह में, है ना। 9 माह के में वो क्या है, एकदम शिशु का रूप धारण कर लेता है। जब जन्म होता है तो वो शिशु के रूप में होता है, तो 9 माह में परिपक्व हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि भाई जब ये 9 माह का ना होने पाए, 9 माह का ना होने पाए यानी 2 से 3, मतलब हम यूं कह लें बच्चों कि मतलब इसको 3 से 4 सप्ताह में ही एकदम नष्ट कर देना, खत्म कर देना, ठीक है। यानी गर्भावधि पूर्ण होने से पहले। गर्भावधि का मतलब क्या होता है? वही चीज कि भाई गर्भ का जो समय होता है ना, कि भाई जब से वो गर्भ धारण होता है, बच्चे के शिशु के जन्म तक का जो समय होता है वो गर्भावधि होती है। तो गर्भावधि पूर्ण होने से पहले ही इस भ्रूण को क्या कर देना? भ्रूण को नष्ट कर देना। यही क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं MTP, ठीक, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कि गर्भावधि से पूर्ण मतलब गर्भावधि पूर्ण होने से पहले ही गर्भ को नष्ट कर देना, वो कहलाता है मतलब MTP, ठीक है। क्या कहलाता है बच्चों? MTP। हालांकि अगर हम बात करें तो ये भी क्या है भाई, ये भी बात करें तो ये क्या है, कानूनन बहुत बड़ा जुर्म है, अपराध है, ठीक है। कि कन्या को भाई किसी को मारने का अधिकार नहीं है, किसी को भी एक चींटी तक का मारने का अधिकार हमको नहीं मिला है। भाई जाने अनजाने में हो जाता है, बात अलग है, ठीक है ना। और भाई कोई ना देखे, आप चाहे जो कर दीजिए, वो भी बात अलग है। लेकिन इतना अधिकार किसी को नहीं दिया गया। जब हम किसी को भाई बना नहीं सकते हैं, किसी को सुख नहीं दे सकते हैं, तो उसको दुख देने का अधिकार किसने दिया है? तो लेकिन इसमें होता क्या है बच्चों कि ये जो MTP है ये कानूनन बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन फिर ये टेक्नोलॉजी लाई क्यों गई, ये भी क्वेश्चन होता है। तो इसका कुछ कारण है। इसका कारण ये है कि ये मतलब जो चिकित्सीय समापन होता है सगर्भता का, कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ केसेस में किया जा सकता है। जैसे भाई किसी को क्या है, जैसे किसी के साथ होता ना कि आज के समय में अगर हम देखें अपराध ऐसा बढ़ रहा है, ठीक, बलात्कार के केस में क्या होता है कि भाई अगर मान लेते हैं कि लड़की के साथ ऐसा गलत किसी लड़की के साथ हुआ है, तो उसको प्रेगनेंसी हो जाती है ना। वो भाई उसके मर्जी के खिलाफ हुआ है, तो वो बलात्कार की श्रेणी में आएगा। तो ऐसे केसेस में मान लेते हैं उसको प्रेगनेंसी आ जाती है, तो भाई समाज की बुराइयों से बचना है, साथ ही साथ ये दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ा कलंक माना जाता है, तो उसको मेडिकली फिर नष्ट किया जाता है, ठीक है। कि उसको मेडिकली क्या है, ये लीगल है, ये बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ये जुर्म नहीं है, इसको फिर करा सकते हैं, ठीक। और उसके बाद जैसे कि कोई मान लेते हैं कि भ्रूण में यानी जो बच्चा पल रहा है उसमें कोई आनुवांशिक जेनेटिक मतलब कोई ऐसे जन्मजात रोग हैं, तब ऐसे केसेस में भी उसको क्या है, एबॉर्शन करवा सकते हैं, जिसको एबॉर्शन कहा जाता है, सीधी सी भाषा, ठीक। या फिर बच्चों मतलब कोई पति पत्नी संतान को नहीं चाहते हैं, वो गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग करते हैं, उसके बाद भी उनको प्रेगनेंसी हो जाए, तब भी इसको किया जा सकता है। मतलब अनचाहा गर्भ जिसको बोलते हैं, कि वो चाह नहीं रहे थे, उसके बाद भी प्रेगनेंसी हो जाती है, तब भी ये करवा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें किया जा सकता है। बाकी जानबूझकर ये करना ये बहुत बड़ा जुर्म है, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा कि ये MTP होता क्या है। देखिए MTP अब लिखेंगे बच्चों, इसमें लिखेंगे क्या कि गर्भावधि पूर्ण होने से पहले ही भ्रूण को समाप्त कर देना चिकित्सीय सगर्भता समापन कहलाता है, ठीक है। और यह प्रक्रिया प्रथम तिमाही अथवा 12 सप्ताह तक ही सुरक्षित होता है। यानी अगर हम बात करें तो प्रथम ये तिमाही 3 माह के अंदर अगर ये हो जाता है, ठीक, अथवा हम 12 सप्ताह तक कह लें, तो अगर हो जाता है तब तो ये सुरक्षित है, यानी तब कराया जा सकता है। अगर उसके बाद कराते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, यहां तक कि महिला की जान भी जा सकती है, ठीक है। तो ये चीज होता है, ठीक। यह प्रक्रिया जो है बच्चों ये कानूनन अपराध है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, ठीक, कुछ ऐसी परिस्थितियां कि जब यह कराना आवश्यक हो जाता है। जैसे भी बताया ना कि बलात्कार एवं असुरक्षित यौन संबंध से उत्पन्न अनचाहा गर्भ, ठीक, वही चीज कि भाई कोई जैसे किसी का हमने बताया बलात्कार हो जाए, ठीक, या फिर असुरक्षित यौन संबंध का मतलब वही चीज, सावधानियों को दिमाग में न रखा जाए। उसके बाद क्या है, असुरक्षित यौन संबंध यानी उसमें कोई दोष वगैरह रोग वगैरह हो जाए, तब ऐसे केसेस में, या फिर शिशु में कोई जन्मजात रोग हो तब किया जा सकता है, या तो गर्भ निरोधक गोलियों
के विफल होने पर, मतलब गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग किया जा रहा हो, उसके बावजूद भी ये प्रेगनेंसी हो जाए, तब ये कराया जा सकता है। और इस प्रक्रिया के द्वारा भी लिंग परीक्षण किया जा सकता है। मतलब ये प्रक्रिया भी होता क्या है बच्चों, चिकित्सीय क्या बोलते हैं भाई, सगर्भता समापन, इसमें भी जब होता है तो वही चीज जब इसको भी जांच करते हैं एमटीपी में, ठीक, तो उस दौरान जांच के द्वारा क्या है, इसमें भी लिंग परीक्षण ठीक किया जा सकता है। और यही कारण है कि इससे भी कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिलती है। ठीक, तो आज के समय में हमने बताया ना कि भाई क्या है, हालांकि अब लोगों की दिमाग की जो बत्ती है वो जल रही है। आज लड़का लड़की सब एक समान हो गए हैं ना। कहते हैं ना कि हमारी छोरियां छोरों से कम है के नहीं कम है। आज के समय में भाई वो कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली हो गई हैं। जो बब्बर शेर हैं उसी तरह बब्बर शेरनियां भी हैं, है ना। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। अगला क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब भाई इसके बारे में तो बात ही ना करो, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, तकनीक क्या होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या है, या फिर कहेगा डीएनए अंगुली छाप, हिंदी में बोल देगा डीएनए अंगुली छाप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब जरूरी नहीं टिप्पणी ही करके आएगा, ऐसे भी पूछ सकता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक क्या है। अब पता चले आपने पढ़ा है, टिप्पणी अगर पूछ लिया क्या है तो कहोगे हमने तो नहीं पढ़ा, हमने तो टिप्पणी पढ़ा। ऐसा मत सोचिएगा। क्वेश्चन चाहे टिप्पणी करे, चाहे कहे इसके बारे में थोड़ा अपना विचार दिखिए, चाहे इसके बारे में कह दे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसे कहते हैं, अरे कैसे भी पूछे, है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी होती क्या, आपको अगर पता हो तो कल वाले वीडियो में, हाँ शायद जो कल ही आई थी, उसमें एक चीज बताया था पीसीआर। पीसीआर जो स्टेप होता है सेम स्टेप इसमें भी फॉलो होता है। ठीक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ध्यान से सुनिएगा। इसमें भी क्या होता है बच्चों, सबसे पहले नाम ही है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। तो भैया आज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में होता क्या है, जो अंगुली छाप होता है ना कि डीएनए ले लेते हैं पूरा, इसमें होता यह है बच्चों की सर्वप्रथम जैसे कोई संदिग्ध व्यक्ति है, कोई भाई जैसे किसी ने कोई अपराध किया है, कोई अपराधी है, कोई बलात्कारी है, ठीक है, मतलब जैसे खूनी वगैरह, उसके बाद कोई माता पिता के बारे में हो या उनकी संतानों के ठीक परीक्षण के बारे में हो, तो उसमें होता क्या है कि भाई जिसके ऊपर शक होता है सबसे पहले उसके डीएनए को मतलब डीएनए के सैंपल को लिया जाता है। इसमें भी पूरा वही प्रोसेस होता है जैसे मतलब पीसीआर में बताए थे, ठीक है ना, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। इसमें क्या करते हैं, डीएनए खंड को सबसे पहले अलग करना, ठीक, उसके बाद इसमें करते क्या है, इसको मतलब गर्म करते हैं जिससे दोनों हेलिक्स टूट जाते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर क्या है उसको एक जेल इन्फोसिस होता है, यानी एक झिल्ली होती है, उस पर सुखाया जाता है। मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं, तब बाद में जाकर के डीएनए का सैंपल, यानी जैसे जिसके ऊपर शक है और ये जो डीएनए है दोनों के सैंपल को मैच कराते हैं, तो ये प्रोसेस होता है। तो लिखेंगे बच्चों कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी खूनी, बलात्कारी, अपराधी या फिर पैतृक की जांच की जाती है, ठीक है। और इस टेक्निक में बच्चों किसी व्यक्ति के डीएनए में पाए जाने वाले विभिन्नताओं का पता लगाया जाता है, ठीक। उसमें पाई जाने वाली जो विभिन्नताएं होती है, यानी जो उसमें अंतर, क्योंकि एक घर में इतने लोग होते हैं, वही सबके अंदर हम बात करें एक ही खून है, लेकिन डीएनए सबका अलग अलग होगा। इसीलिए नहीं तो यही होता कि भाई किसी का अकाउंट कोई साफ कर चला जाता, किसी की जगह पर कोई फिंगर लगाकर कोई भी काम कर लेता, ठीक। भले मतलब एक ही घर के सब संतान है, सबके अंदर वही खून है, लेकिन सबका डीएनए अलग अलग जरूर होता है बच्चों। भले एक जुड़वा ही हो जाए, एक शकल वाले हो जाएं, लेकिन उनमें डीएनए कभी मैच नहीं करेगा, ठीक। वही चीज होता है कि इसमें व्यक्ति के डीएनए में पाए जाने वाली विभिन्नताओं का पता लगाया जाता है, ठीक है। और इस तकनीक के बारे में सर्वप्रथम किसने भाई खोजा था, तो उनका नाम है एलेक जेफ्रे। एलेक जेफ्रे नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगाया था। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए करते क्या है, व्यक्ति के रुधिर यानी जो ब्लड होता है सैंपल, या फिर लार के द्वारा, बाल, वीर, योनि द्रव या फिर अन्य पदार्थों से डीएनए लेते हैं, तथा इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का भी डीएनए कलेक्ट कर करके क्या करते हैं, उसमें समानता को देखते हैं, और इस आधार पर क्या है, डीएनए मैच
कराया जाता है। मतलब इससे किसी द्वारा लार मतलब रुधिर से भी हो सकता है, ब्लड सैंपल, लार का मतलब ये होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि हैरेसमेंट वाला केस आ जाता है, कोई किसी को जैसे छेड़ देता है, भाई लड़की का वो लड़की बोलती है कि मुझे इसने छेड़ा है और लड़का कहता है नहीं छेड़ा है, तो इससे कि लार के माध्यम से भी पता चल जाएगा कि भाई छेड़खानी किया है, उसके बाद किस वगैरह किया है कि नहीं, ये पता चल जाएगा, कोई बच नहीं सकता है। ठीक, ये चीज होता है। यहां पर कि स्पर्म से भी पता चलता है, और उसके बाद योनि द्रव, इससे भी मतलब बलात्कार के केस वगैरह में, सीआईडी वगैरह में आपने देखा होगा, वो आराम से उठाते हैं ना चिमटी से पकड़ पकड़, थोड़े भी नाखून के टुकड़े उखड़े हैं, बाल उखड़े हैं, उसके बाद थोड़ा स्किन है कहीं से भी, तो वो उठा उठाकर पन्नी में रखते हैं। तो वो चीज जो दिखाया जाता है वो उसके लिए ही होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए ही। ठीक है, चलिए बच्चों जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और अब की बार तो भाई ये नया चैप्टर आया है तो इंपॉर्टेंट और भी ज्यादा बनता है। ये भी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए हमने बोला ना कि अब की बार ये नया चैप्टर है जो आपका विकास वाला चैप्टर है। विकास वाले चैप्टर में से जिसमें बताया बच्चों लॉन्ग वाले क्वेश्चन भी बताया है, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, ठीक, जिसमें लैमार्कवाद, डार्विनवाद, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मानव और कपि वाला जैसे हो गया अंतर आता है, तो अंतर वाली भी वीडियो लाएंगे इसके बाद ही, तो अंतर भी आता है। और साथ ही जैसे टिप्पणी वाले भी कुछ क्वेश्चन हैं, इसमें मिलर का प्रयोग भी अगर आप देखा हो, स्टैनले मिलर का प्रयोग भी हमने करवाया है 3 नंबर वाले में। तो ये बच्चों क्वेश्चन है कि क्रो-मैग्नान मानव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब क्रो-मैग्नान मानव होता क्या है, तो यहां पर आपको एक वनमानुष जैसा आदमी दिख रहा होगा, हालांकि शकल सेम मिल रही है मनुष्यों से, कि आज के समय में जो यूथ हैं, यूथ कह रहे हैं भाई, आज के समय में जो लोग हैं उनसे मिलती जुलती थोड़ा शकल है, मतलब थोड़ा बहुत, एकदम हूबहू नहीं। ठीक है, यानी हम बात करें तो ये पहले जो आज के समय में रह रहे हैं सब पहले ऐसे थे, हमारे दादा बाबा जो पूर्वज थे वो यही थे, समझो। ठीक, तो क्रो-मैग्नान मानव होता क्या है, तो क्रो-मैग्नान मानव के बारे में बात करें बच्चों, तो क्रो-मैग्नान मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम याद रखना, बहुविकल्पी में पूछ सकता है, होमो सेपियंस फॉलिसिस। ये क्रो-मैग्नान मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम है। अगर हम आधुनिक मानव का नाम कहें तो उसका है होमो सेपियंस सेपियंस, फिर उसमें ठीक होमो सेपियंस फिर सेपियंस, लेकिन इसमें है होमो सेपियंस फॉलिसिस। तो ये क्रो-मैग्नान मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम है। अब क्रो-मैग्नान मानव आधुनिक मानव के अधिक समीप है। ठीक है, यानी आधुनिक मानव का जो विकास है वो लगभग बच्चों यहां से बात करें तो 10,000 वर्ष पूर्व मैग्नान मानव से चतुर्थक कल्प में हुआ था, और क्रो-मैग्नान मानव का लगभग अगर हम बात करें तो 50,000 वर्ष पूर्व ठीक ये विकसित हुए। ठीक है, 50,000 वर्ष पूर्व विकसित हुए, मतलब उससे बहुत पहले। तो अगर इसमें बात करें तो इसमें कुछ लक्षण क्या होते हैं, इनकी लंबाई लगभग 150 से 180 सेंटीमीटर थी, और इनका जो चेहरा था वो चौड़ा, आप देख सकते हैं भाई इसका फेस कैसा है, ठीक है ना, देख के ही डर लग रहा है, चेहरा चौड़ा, ठीक, भौहें हल्की, ये जो आंख की जो बरौनी होती है ना, यहां पर समझो ना के बराबर है, और उसके बाद जो ठोड़ी है, ठीक, ठोड़ी वगैरह मतलब ये चीज पूरा का एकदम देखिए स्पष्ट होता है। ठीक, अब उसके बाद ये कला प्रेमी, बुद्धिमान और मुर्दों को दफनाते थे। ठीक है, मतलब ये कला प्रेमी का मतलब इनको क्या है, हर एक चीज मतलब जैसे कि ये कलाकारी करते थे। ठीक है, और साथ ही साथ वही इनमें माइंड भी होता था कि सोचने समझने की क्षमता, ये सब होता है। ठीक, तो ये होता है बच्चों क्रो-मैग्नान मानव। ठीक, क्रो-मैग्नान मानव देख सकते हैं, यही क्या है, क्रो-मैग्नान मानव है। तो इसका मतलब ये आधुनिक मानव से लगभग मिलते जुलते थे। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए अगला देखते हैं टीकाकरण क्या है। टीकाकरण जिसको बोलते हैं बच्चों वैक्सीनेशन, वैक्सीन भी पूछता है, इसको हिंदी में टीका बोलते हैं, हिंदी में टीका, अंग्रेजी में क्या होता है, वैक्सीन। अगर कभी पूछ लिया वैक्सीन, लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा, हिंदी में ही ऐसे वैक्सीन लिख देगा, तो वैक्सीन कहे या फिर टीका कहे एक ही चीज है बच्चों। ठीक है, तो टीकाकरण होता क्या है, तो टीकाकरण देखिए, जो टीका होता है, वैक्सीन होता है, तैयार कैसे करते हैं, तो तैयार कैसे करते हैं बच्चों, उनको सूक्ष्म जीवों के द्वारा। ठीक है, जो सूक्ष्म जीव हैं, अब सूक्ष्म जीव में ठीक, चाहे वो मृत सूक्ष्म जीव हो, ठीक, चाहे एकदम से दुर्बल सूक्ष्म जीव हो,
तो इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो तैयार किया गया, ठीक, तैयार किया गया जो उत्पाद होता है, यानी जो रासायनिक पदार्थ या फिर हम पदार्थ कह लें, जो पदार्थ होता है, इसी का जो नाम है बच्चों, इसी का नाम है टीका या फिर इसी को कहते हैं वैक्सीन। तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा तैयार किए गए रासायनिक पदार्थ या फिर उत्पाद को ही हम टीका कहते हैं। और जब इस टीका को इंजेक्शन के माध्यम से किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है बच्चों, ठीक है, शरीर में जब क्या है इंजेक्ट कर दिया जाता है सुई से, तब इस प्रक्रिया को बोलते हैं टीकाकरण। क्या बोलते हैं बच्चों? टीकाकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो लिखेंगे कैसे? तो भाई लिखना है हमें कि मृत, देखिए ना, कि मृत निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों या उनके उत्पादों से बने पदार्थ को ही टीका कहते हैं। क्या कहते हैं? टीका। और जब टीका को बच्चों शरीर में प्रवेश कराया जाता है, तब इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? टीकाकरण कहते हैं। और जैसे टीकाकरण विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे पोलियो हो गया, डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी हो गया, टिटनस हो गया, चेचक आदि के रोगाणुओं के विरुद्ध क्या करता है? सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा प्रदान करता है। मतलब ये जो टीका होता है, ठीक, ये जो सारे रोग हैं, इनके रोग में क्या एक प्रतिरक्षा, ठीक, एक प्रतिरक्षा तैयार करता है। मतलब ये समझिए, हमारे शरीर में ये एक एंटीबॉडी बना देता है, हमारे शरीर में एक नया सुरक्षा कवच तैयार कर देता है, ठीक है। जैसे देखिए, आपने देखा होगा ये पोलियो वगैरह का टीका हमेशा तो नहीं लगता है, क्योंकि ये जन्म के बाद जब लगता है तो इसका जो असर होता है लंबे समय तक होता है। जैसे भी देखिए कोविड काल में, है ना, कोरोना काल में लगा था कौन सा? कोवैक्सीन और कोविडशील्ड। तो ये टीका लगा। अब इस टीके का असर लंबे समय तक होता है, यानी ये हमारे शरीर में एक प्रकार का ये सुरक्षा कवच तैयार किया रहता है। जैसे ही बाहर से कोई रोग आएगा, ये तुरंत ही एकदम जागृत हो जाएगा, अरे बाहर से कोई आ रहा है, इसको मारो। इसका काम ये होता है, ठीक। और सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि सर्वप्रथम किस टीके की खोज हुई थी और किसने किया था। कमेंट करके जरूर सबको बताना है, सबको बताना है कि सर्वप्रथम किस टीके का खोज हुआ था और किसने किया था, ठीक। और बाकी बात करें बच्चों, ये जो टीका होता है, ये स्मृति बी और स्मृति टी कोशिकाएं ये बनाते हैं, जो रोग जनक को शीघ्र ही पहचान लेता है और क्या है? प्रतिरक्षी बना लेते हैं। वही चीज कि ये शरीर में रोगों को तुरंत ही पहचानते हैं, और जैसे पता चले कि ये रोग है, ये कोई भाई खतरनाक, ठीक, रोग मतलब क्या है? रोग पैदा करने वाला कारक है, तो फटाक से वहीं से एक दीवार मार देंगे कि भाई तुम बाहर ही रहो, इसमें मत आओ, ठीक। ये चीज है। तो आपको कमेंट करके बताना है, फिर से याद दिला दें, सर्वप्रथम किस टीके का खोज हुआ था, किसने किया था, ये बताना है आपको, ठीक है। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? हमारा अगला क्वेश्चन है अल्कोहल दुष्प्रयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। यानी अल्कोहल के दुष्प्रयोग पर, या कह लेगा भाई ऐसे कि अल्कोहल तथा युवा पीढ़ी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर कहेगा कि युवा पीढ़ी पर अल्कोहल का कुप्रभाव लिखिए, या फिर कहेगा अल्कोहल के कुप्रभाव के बारे में लिखिए। तो कैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक। 2022 में, मतलब 23 में ये किसी सेट में नहीं पूछा गया था, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक। अब देखिए, अल्कोहल होता क्या है भाई, बताने की जरूरत ना है। अल्कोहल सब जानते हैं कि अल्कोहल का प्रचलन आज से नहीं, न जाने कितने वर्षों से इसका प्रचलन है, ठीक, जिसको हम भाई शराब के नाम से जानते हैं। हालांकि शराब में बहुत सारे, अब तो भाई ब्रांड की बात करें तो बियर, विस्की, ब्रांडी, रम बहुत सारे होते हैं, है ना। तो अब उसके बाद बाकी बात करें तो भाई ये इसका मेन जो कंपाउंड है वो तो अल्कोहल ही है। तो अल्कोहल को सामान्य रूप से शराब या फिर मदिरा के नाम से जाना जाता है, ठीक। और यह विश्व में बच्चों सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला मादक पदार्थ, मतलब मादक पेय पदार्थ होता है, और उसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है C2H5OH का, ठीक। एथिल अल्कोहल का सबसे अधिक शराब बनाने में इसी का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसे हमने क्या बताया बच्चों कि इसका जो सामान्य नाम शराब या फिर हम कह लें मदिरा है, और ये बहुत समय पहले से ही प्रयोग में आ रहा है, ठीक। अब यहां से हम बात करें तो भाई जो आज की जनरेशन है,
उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर हम कह लें कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि नई जनरेशन वाले ही, कोई भी व्यक्ति है उसका मतलब उसके ऊपर अल्कोहल का या शराब का क्या बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो पहला है बच्चों, इसके प्रयोग से तंत्रिका तंत्र दुर्बल हो जाता है। अब तंत्रिका तंत्र दुर्बल होने का मतलब भाई अगर न्यूरॉन वगैरह जो होते हैं वो कमजोर पड़ जाएंगे तो आदमी के सोचने समझने की क्षमता कम हो जाएगी। दूसरा, उसका जो आत्मबल होगा वो भी कम हो जाएगा, ठीक, आत्म जो नियंत्रण होगा वो भी खत्म हो जाएगा, सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल समझिए धीरे धीरे नष्ट होती चली जाएगी। तो इससे होगा क्या बच्चों, जिससे आत्म नियंत्रण में कमी, मस्तिष्क कमजोर होना, सोचने समझने की शक्ति मतलब नष्ट हो जाना, अच्छे बुरे का ज्ञान समाप्त होना, एकाग्रता में कमी होना आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि भाई सारा सिस्टम जो है वो यही तो है, इतनी बड़े भाई हमारे इतने बड़े शरीर को कंट्रोल करने वाला बस छोटा सा एक क्या होता है, दिमाग होता है ना। हाथी भाई इतनी भारी भरकम विशाल शरीर, लेकिन कंट्रोल करने वाला जो है ना वो छोटा सा बैठा है उसके सर में। तो ये चीज होता है, यही तो हमारे पूरे बॉडी में जो भी एक्टिविटीज होती हैं सारी क्रियाओं को कौन कंट्रोल करता है, भाई माइंड। तो इससे क्या हो जाएगा भाई, जाहिर सी बात है अगर तो तंत्रिका तंत्र दुर्बल हुआ तो भाई सोचने समझने की क्षमता खत्म होना, एकाग्रता में कमी, आत्म नियंत्रण खत्म होना, अच्छे व्यवहार का ज्ञान, ये सब समाप्त। देखा होगा लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, जो मन में आया गाली देने लगते हैं, जो बेवड़े लोग होते हैं, है ना, वो चीज। दूसरा है कि व्यक्ति अपने ही घर में चोरी करने लगता है, भाई चोरी चमारी का रास्ता अपना लेगा। क्यों? क्योंकि जब उनको पैसा नहीं मिलेगा करेंगे क्या भाई, पहले तो बाहर हाथ मारेंगे इधर उधर, जब बाहर हाथ मारेंगे वहां पर परच जाएंगे तो वहां पर एकदम बढ़िया से उनका काम अच्छा चलेगा। बाहर भी नहीं मिला तो घर में भी अगर बच्चे धरे हैं उनके छोटे नन्हे मुन्ने अगर बच्चे भी वो रखे हैं तो वो पैसा भी वो गायब कर देंगे। यानी आदमी इस हद तक गुजर जाता है नशा के लिए। नशा के लिए कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भाई अपने बीवी बच्चों तक को भी बेच देते हैं, ये तो पैसा छोटी मोटी चीज है ना। तो इससे व्यक्ति अपने ही घर में चोरी करने लगता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको नशा चाहिए, चाहे जहां से चाहे खेत बेचना पड़े, घर बेचना पड़े, बीवी बच्चे बेचना पड़े, चाहिए उसको। और इससे क्या होता है बच्चों, हार्ट अटैक की भी संभावना बढ़ जाती है, ठीक। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कहीं ना कहीं बात करें तो ये इससे क्या है, लीवर वगैरह भी बहुत सबसे ज्यादा अल्कोहल में लीवर ही तो डैमेज होता है। लीवर डैमेज होगा जब भी लीवर ही यानी जब उसका यकृत ही फेल हो जाएगा, यकृत ही काम करना बंद, तो धीरे धीरे अदर पार्ट भी वो बेकार होने लगेंगे। तो इससे क्या है, हार्ट अटैक की भी संभावना बढ़ जाती है। और व्यक्ति बर्बरता और हिंसा का रूप ले लेता है। वही चीज कि भाई छोटी छोटी बातों पर वो मारने पीटने पर क्या है, हावी हो जाता है। घर में पता चले बीवी बच्चे उसके बोल दिए, तुरंत उठा लेगा लाठी डंडा। तो ये सब सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। इसलिए कभी भी शराब के बारे में सोचना भी मत, है ना। शराब के नहीं तो पता चले कि दोस्तों को देख करके हाँ यार मजे ले रहा है, हम भी कभी टेस्ट करेंगे, है ना। पियो तो फिर जम के पियो, है ना, यही सोचोगे ना। चलिए ये कभी मत करना बच्चों, ठीक। ये सब कोई अच्छी बात नहीं है। फल फूल खाओ, मजे करो, दूध का सेवन करो, ये करो, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पता चले उसके बाद गाना सुन लो कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। क्योंकि लोग करते क्या है, ज्यादा खुशी होंगे तब पिएंगे, ज्यादा गम में होंगे बोलेंगे ना यार गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया है, क्या करें, सिगरेट पे सिगरेट, शराब पे शराब चली जा रही है, बोतल लड़ा रहे हैं, है ना। लेकिन किसका भाई बुरा है, तुम्हारा ही तो जाएगा, किसी का क्या जाएगा, ठीक। ये चीज ध्यान देना। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बायोगैस। इसी को बायोगैस के नाम से जानते हैं। तो बायोगैस को गोबर गैस भी कहते हैं, जैव गैस भी कहते हैं। तो चाहे जिस तरीके से पूछे अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे बायोगैस कहे, चाहे गोबर गैस कहे, चाहे जैव गैस कहे, ठीक। अब देखिए बायोगैस या गोबर गैस होता क्या है, रटना नहीं है। हम हमेशा से बोलते हैं बच्चों रटना नहीं है। देखिए जो घर में होता है कि जो फल है, ठीक, सब्जियों के छिलके, फल फूल, कूड़ा करकट, जो गाय भैंस हैं, जानवर हैं, उनका जो मल मूत्र कचरा गोबर, इसको जब लेकर के जाकर के एक गड्ढे में फेंक देते हैं तो उस गड्ढे में होता क्या है, गैस उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। उस गड्ढे में जो गैस बनती है, वो गैस जो होती है अंदर जो बनती है वो गैस कहलाती है गोबर गैस,
अब उसमें सबसे ज्यादा मेथेन होती है, इसीलिए गोबर गर्म होता है। ठीक, जहां पर भी गोबर का ढेर लगा होता है, जो हम कंपोस्ट खाद, देसी खाद बोलते हैं गांव में, एक गड्ढे में डालते हैं, जब उसको कभी निकालकर ट्रॉली से हम खेतों में फेंकते हैं तो वो बहुत ज्यादा उसमें से जैसे ऐसा लगेगा कि वाष्प यानी भाप निकल रही हो। तो गर्म क्यों होती है? क्योंकि उसमें मार्स गैस होती है। मार्स का मतलब मेथेन, और मेथेन वैसे भी एक ज्वलनशील गैस है। ठीक, तो बायोगैस में ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार कि बायोगैस में मुख्य घटक कौन सा होता है, किस गैस का? तो मेथेन होता है। ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, बायोगैस क्या होता है, लिखेंगे अब कि बायोगैस विभिन्न प्रकार के गैसों का बच्चों मिश्रण होता है, जो अवायवीय सूक्ष्म जीवों के द्वारा घरेलू तथा कृषि अपशिष्ट पदार्थ का उपयोग करके बनाई जाती है। तो घरेलू का मतलब वही घर पे जो फल सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं, ठीक है, गोबर वगैरह जैसे जानवर का हो गया। अब उसके बाद कृषि में, तो कृषि में जैसे धान वगैरह है, तो धान के जो पैरा वगैरह जिस होता है ना, धान के जो पौधे होते हैं, ठीक है, तो वो इस्तेमाल हो जाते हैं। जैसे गेहूं वगैरह में है तो उसमें, या अदर कोई सब्जी वगैरह खेतों में बोई गई हो तो उसके जो पेड़ होते हैं वो सड़ जाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उनके भी ये तैयार होती है। अब बायोगैस में बच्चों मुख्य रूप से मेथेनोबैक्टीरियम पाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा बैक्टीरिया, तो उसका नाम है मेथेनोबैक्टीरियम या मेथेनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो मेथेनोबैक्टीरियम पाया जाता है जो मेथेन का या मीथेन का उत्पादन करते हैं। ठीक, अर्थात बायोगैस में मेथेन की जो मात्रा है वो सर्वाधिक होती है, यानी सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो 70 से 80% तक, यानी 80 से भी ज्यादा होती है मेथेन की। उसके बाद CO2 भी होता है, ठीक है, लगभग अगर हम बात करें 25 से 30 या 30 से 40 के राउंड में, वो क्या होता, मतलब उसमें CO2 गैस भी होता है। ठीक, और इसे गोबर से तैयार किया जाता है, यानी गोबर से तैयार करते हैं, इसी कारण बच्चों इसको क्या है, गोबर गैस भी कहा जाता है, यानी गोबर से तैयार करते हैं, इस कारण गोबर गैस कहा जाता है। और इस गैस का प्रयोग मुख्य रूप से क्या, खाना बनाने में और प्रकाश उत्पन्न करने में किया जा सकता है। मतलब आज के समय में देखें, गोबर गैस जो या बायोगैस संयंत्र जिसको बोलते हैं, ठीक, गोबर गैस संयंत्र आज के समय में अब धीरे धीरे बहुत सारे गांवों में भी ये लग रहा है। ठीक, इसमें करते क्या है कि एक गड्ढा बनाते हैं, ठीक, एक गड्ढा इधर जैसे हो गया, एक गड्ढा इधर हो गया, तो करते क्या है, तो भाई इसमें एक वाले में करते क्या है, तो इसमें जैसे गोबर हो गया, साथ में पानी वगैरह डाल देते हैं। डालने के बाद भाई वो जो उसका मतलब मिश्रण होता है, उससे धीरे धीरे अंदर क्या हो जाएगा, अंदर मतलब उसमें प्रक्रिया होगी इस तरह से कि उसमें छोटे छोटे ये साइनो नहीं बल्कि ये मेथेनोबैक्टीरिया उत्पन्न होंगे। धीरे धीरे इसमें मीथेन गैस जो है वो धीरे धीरे उसमें क्या है, वो उत्पन्न होगी उसमें। तो होगा क्या है, इस गैस में को एक पाइप के माध्यम से एक टैंक में इकट्ठा कर लिया जाता है, और इस टैंक से भी जहां खाना वाना बनाना है बच्चों, तो वहां पाइप के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है। बाकी ये फिर जब वेस्ट हो जाती है तो इसको करते क्या है, इस वाले गोबर को, यानी यहां पर जो अपशिष्ट बचता है, इसको निकालकर खेतों में भी डाल देते हैं। तो इससे भाई पॉल्यूशन भी नहीं होता, साथ ही साथ एकदम प्योर नेचुरल गैस होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है रसगुल्लों, बीटी फसल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, बीटी फसल। अब बीटी फसल क्या है, ठीक, किसको कहते हैं बीटी फसल? बी का मतलब होता है बैसिलस, टी का मतलब थुरिंजिएंसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, थुरिंजिएंसिस। बैसिलस थुरिंजिएंसिस एक क्या है, जीवाणु होता है। तो समझिए थोड़ा कि आज के समय में क्या है, आज के समय में भाई हमने देखा होगा कि बहुत ज्यादा दवाओं का प्रयोग किया जाता है फसलों को तैयार करने के लिए, है ना। फसलों को तैयार करने के लिए बहुत सारी मतलब अंग्रेजी जिसको बोलते हैं हम रासायनिक उर्वरक या रासायनिक औषधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, लेकिन फिर भी फसलें सुरक्षित नहीं रहती हैं, पैदावार भी कम होती है। तो इससे क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा यानी जैव प्रौद्योगिकी तकनीकी के द्वारा एक ऐसी नस्ल तैयार करते हैं फसल की जो क्या है, कीट मतलब पूर्ण कीट प्रतिरोधी होता है। यानी इसमें करते क्या है बच्चों, फसलों में क्या होता है कि बीटी जो जीवाणु होते हैं वो प्रवेश करा दिया जाता है फसलों में। तो जैसे अब बीटी जो होगा, बीटी जीवाणु वो फसल में पूरी तरह से किसी पौधे में है,
तो वो करता क्या है, वो अंदर जाकर के ये जो बीटी जीवाणु होता है ये बीटी विष उत्पन्न कर देता है पौधे में। उससे बाद जैसे इसकी जो तना है, ठीक, इसमें तने हैं, पत्तियां हैं, फूल हैं, फल जो लगेंगे, जब कोई कीड़ा आकर के उसको खाता है तो भाई पत्तियों को खाएगा, उसमें है बीटी विष। अब वो बीटी विष अंदर जाता है कीड़े के आहार नाल में, तो वो क्या होता है, उसके आहार नाल को क्षतिग्रस्त कर देता है, यानी आहार नाल उसकी फट जाती है कीड़े की, तो कीड़ा मर जाता है। ठीक है, तो ये जो तैयार की जाती है वो होता है, वो फसल होती है बीटी फसल। तुम यहां पर लिखेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की गई एक ऐसी फसल जिसके प्रयोग मतलब जिसके निर्माण के लिए बीटी जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, उस फसल को कहते हैं बीटी फसल। जैसे बीटी कपास, इसके भाई इस पर अगर हम बात करें बीटी कपास, बीटी बैंगन, तो ये तैयार किए गए फल मतलब फसल हैं। ठीक, तो लिखेंगे बच्चों कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की गई एक ऐसी फसल जिसमें बैसिलस थुरिंजिएंसिस, बताया ना कि बीटी का मतलब बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है। इस उसे क्या बोलते हैं बच्चों, बीटी फसल कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं, बीटी फसल कहते हैं। और यह बीटी जो जीवाणु होता है बच्चों, बीटी, ठीक, यह जीवाणु बीटी विष उत्पन्न करता है। अब जब कोई कीट या कीड़ा फसल को क्या करता है, खाता है, तो यह विष उसके आहार नाल को क्षतिग्रस्त कर देता है। ठीक, और वह क्या होता है, वह कीट मर जाता है। हमने बताया ना कि वो जब खाएगा, ठीक, पौधे में से कोई पत्ती खा लिया तो उसके अंदर आहार नाल में ये बीटी विष क्या है, संक्रमण पैदा कर देगा, तो वो कीड़ा मर जाएगा आहार नाल फटने की वजह से, तो कीट मर जाता है। और यह फसल बच्चों कीट प्रतिरोधी होता है और साथ ही इसका साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, ये पौधों के लिए मतलब हानिकारक भी नहीं होता है। साथ ही इनके जो फल सब्जी हैं कुछ भी है तो इनका भी सेवन आराम से किया जा सकता है, मतलब ये हानिकारक नहीं होते हमारे बॉडी के लिए। ठीक, तो इनके द्वारा भाई तैयार की गई कुछ ऐसी बात करें नस्लें हैं, जैसे बीटी कपास, क्योंकि कपास में कीड़ा बहुत लगता है। ठीक, एक कपास में और दूसरा बैंगन। बैंगन की बात तो आप जानते हैं, अगर भाई आप गांव देहात से होंगे, अगर बैगन की खेती वगैरह कर रहे होंगे आपके घर वाले, तो आपको पता होगा। तो बीटी जो बैंगन होगा बहुत ज्यादा उसमें कीड़े लगते हैं, तो इसीलिए बीटी बैंगन और बीटी कपास की एक मतलब जो फसल है तैयार की जाती है वो बीटी फसल के द्वारा। ठीक है, यानी बीटी जीवाणु के द्वारा। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि जैविक खाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब देखिए इसको जैविक खाद या जैव खाद बोलेगा, ठीक है ना, या इसी को कहेगा जैव उर्वरक। ठीक है, जैविक खाद या जैव उर्वरक। ठीक, तो ये चीज ध्यान देना, जैव मतलब उर्वरक या जैविक खाद होता क्या है। ठीक, तो जैविक खाद मतलब ऐसे जैविक खाद जो होता है या जैव उर्वरक एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। अब ये सूक्ष्म जीव कहाँ होते हैं, तो हमने बताया, इसको पहले भी बता चुके हैं बच्चों, जो गोबर होता है ना, जैसे गोबर वगैरह में ये सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ठीक, और उसके बाद अदर मतलब ये अगर हम बात करें तो आज के समय में अब बहुत सारी ऐसे कंपोस्ट खाद मतलब मार्केट में उपलब्ध है, उसमें भी क्या होता है कि ये सूक्ष्म जीव होते हैं। जब इनको खेतों में भाई इनका बिखराव कर देते हैं, इन खेतों में डाल देते हैं, तो उसमें क्या करते क्या है, ये मिट्टी में यानी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। इससे होता क्या है भाई, इससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है और साथ ही साथ होता क्या है कि फलों की जो मतलब जो फसलों की उपज भी बढ़ जाती है। ठीक, और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है बच्चों, जो जैविक खाद होता है, जो देसी खाद कंपोस्ट खाद जिसको कह लें, जैसे गोबर वाली खाद ही देख लीजिए, उसका भाई सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये पूरी तरह से एकदम प्योर होता है, शुद्ध होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है और इसका असर यानी इसका दुष्प्रभाव पर्यावरण पर नहीं पड़ता है। ठीक, क्योंकि ये नेचुरल होती है। लेकिन अंग्रेजी दवाएं जिसको हम रासायनिक खाद बोलते हैं, रासायनिक औषधियां, ठीक है, ये क्या है भाई, जैसे यूरिया का इस्तेमाल होता है तो यूरिया का असर सालों साल यानी 5 से 10 साल तक नहीं जाता है। वो हमारे देखने में लगता है कि ये खत्म हो गया, नहीं बच्चों, उसका स्तर मतलब बहुत ही ज्यादा डीपली होता है, वो उसका असर बहुत लंबे समय तक होता है। तो देखो अगर उसकी मात्रा ज्यादा हो गई तो पूरे खेत की फसलें ही जल जा वहां तक खत्म, पूरी फसलें गायब हो जाती हैं,
है ना, ऐसा लगता है कि जैसे आग लग गई हो। तो ये भाई हमारे एक तो मिट्टी को भी बंजर बना रहे हैं, दूसरा इसका जो असर इतना तेजी से होता है कि ये क्लाइमेट के लिए बहुत ज्यादा क्या है, हानिकारक होता है। ये मौसम को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। जो दवाएं छिड़की जाती हैं भाई, इससे क्या है, वातावरण में भी प्रदूषण हो रहा है। साथ ही साथ ये अगर बारिश हो गई तो ये बह करके नदी, झील, झरनों, तालाबों में भी बह कर जाते हैं और वहां के भी जीव को मार देते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे कि आज के समय किसी भी अब तालाब में ज्यादातर मछलियां जो है आपको मिलेंगी ही नहीं। ठीक, बस इक्का दुक्का मेढक वोढक घूमते रहेंगे बस, बाकी और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब उसको मार दे रहे हैं। ठीक, अब बच्चों देखिए जैविक खाद होता क्या है। तो विभिन्न प्रकार के जीव अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा मिट्टी में पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करते हैं या बढ़त करते हैं, और इन्हें ही अपन क्या बोलते हैं, जैव उर्वरक कहते हैं। अब यह जो सूक्ष्म जीव होते हैं बच्चों, ये ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टी की उत्पादन क्षमता या शक्ति को बढ़ाते हैं, और ये फसलों को अकार्बनिक पोषक पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। ठीक, जैसे में राइजोबियम, नॉस्टॉक, एनाबिना, माइकोराइजा, ये सब क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव हैं। 2023 में भी बच्चों ये 3 सेट में लॉन्ग में पूछा था, बाकी एक सेट में ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा था। ठीक, कि मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 जीवों के नाम में, 2 ठीक जीवों के, सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो राइजोबियम लिख सकते हैं, नॉस्टॉक लिख सकते हैं, एनाबिना लिख सकते हैं, माइकोराइजा लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, बहुत सारे हैं। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, कभी कभार ये क्वेश्चन करता है कि जो जैव उर्वरक होता है या जैविक खाद, ये रासायनिक खादों से इसकी तुलना करना है। तो तुलना कैसे लिखेंगे बच्चों, कि ये रासायनिक उर्वरक की तुलना में अत्यधिक उपयोगी होते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक से सस्ते होते हैं। देखिए देखा होगा बच्चों, चाहे डीएपी हो चाहे यूरिया, कितनी महंगी मिलती है। आप समझ रहे हैं कि भाई महंगाई कहां तक जा रही है ना, गरीब आदमी के सर के ऊपर से निकल रही है। तो ये तो बच्चों क्या है, अगर जो रासायनिक होते हैं, रासायनिक उर्वरक भाई से क्या सस्ते होते हैं। ठीक है, रासायनिक उर्वरक से ये सस्ते होते हैं तथा मृदा की उर्वरक मतलब जो क्षमता होती है उसको भी नष्ट नहीं होने देते हैं। जबकि जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, रासायनिक उर्वरक के उपयोग से दिन प्रतिदिन जो मिट्टी है वो बंजर हो रही है, और साथ ही साथ पर्यावरण पर भी इसका साइड इफेक्ट यानी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, क्योंकि अंग्रेजी देखिए, जो अंग्रेजी दवाएं होती हैं यानी जिसको रासायनिक दवाएं बोलते हैं, हमको पता है बच्चों, हम अच्छी से मतलब अच्छे तरीके से भली भांति जान रहे हैं कि ये हमारे लिए खतरा है। ठीक, लेकिन फिर भी हम इसका सेवन कर रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन लगभग मूत्र के माध्यम से 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन करता है। तो पेशाब के माध्यम से 25 से 30 ग्राम के करीब यूरिया अगर हमारे बॉडी से निकल रही है तो समझ सकते हो कि हमारे शरीर में कितनी यूरिया है ना। इसी कारण आज के समय में इतनी गर्मी, लड़कों को इतनी गर्मी क्यों लगती है, लड़के हो लड़कियां हो, कम उम्र में ही इतनी गर्मी। अब ये होता है तो भाई वो कम ही उम्र में जवान हो जाते हैं। यही कारण है, अपने यहाँ की जलवायु गर्म है, क्यों नहीं गर्म होगी, यूरिया खा खा करके गर्मी आ गई है, और उनको कम उम्र में ही भाई उनको शादी करना होता है, बच्चे पैदा करना है। क्या करेंगे भाई, पढ़ लिख कर क्या करेंगे, है ना, शादी करेंगे तो मौज करेंगे, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। तो ये सब क्या है, अपने यहाँ की यही सारी प्रॉब्लम है। ठीक, इन्हीं प्रॉब्लम से भाई अपना देश बहुत ज्यादा जूझ रहा है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक हो गया बच्चों, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बायोरिएक्टर। देखिए बायोरिएक्टर होता क्या है। बायोरिएक्टर ये कई बार पूछा गया है बच्चों, 2023 में भी 2 सेट में आया था बायोरिएक्टर। अब बायोरिएक्टर होता क्या है, बायोरिएक्टर मतलब एक बड़ा पात्र यानी जो बर्तन कह लें, पात्र का मतलब एक बर्तन। ठीक, एक बड़ा पात्र होता है और जो घूमता रहता है। अब इसमें घूम करके अंदर यानी इसमें भी क्या होता है, मतलब ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सूक्ष्म जीवों या फिर जंतु कोशिकाओं या फिर हम मान लें मानव कोशिकाओं का उपयोग करके भी इसमें क्या है, कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं। ठीक है, तो वो चीज होता है बायोरिएक्टर। तो लिखेंगे किस तरह से वो ध्यान दीजिएगा कि बायोरिएक्टर एक बड़े पात्र या बर्तन के समान होता है। ठीक, जिसमें सूक्ष्म जीवों जैसे हमने बताया ना, पादपों, जंतुओं या मानव कोशिकाओं के संवर्धन से प्राप्त कच्चे पदार्थों को जैविक रूप से ठीक विशिष्ट उत्पादों तथा एंजाइमों में परिवर्तित
किया जाता है। यानी हम जैसे बोल रहे हैं कि भाई ह्यूमन सेल्स या प्लांट सेल्स, ठीक, इन सब के द्वारा या फिर सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या है, कोई विशिष्ट उत्पाद या एंजाइमों को तैयार करते हैं बायोरिएक्टर, यानी इस टेक्नोलॉजी में, ठीक है। और बायोरिएक्टर बच्चों, ये हम बात करें तो वांछित उत्पाद की प्राप्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियों जैसे ताप, पीएच, विटामिन और उसके बाद लवण या फिर ऑक्सीजन आदि उपलब्ध कराता है। और बायोरिएक्टर में बच्चों अगर पूछा जाए, कभी कभार बहुविकल्पी पूछता है, तो सबसे अधिक उपयोग में आने वाला बायोरिएक्टर कौन है, तो वो है बिडोलक हाउस। बिडोलक हाउस बायो मतलब सर्वाधिक उपयोग में आने वाला बायोरिएक्टर है। एक तो ये हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है बच्चों, एक क्वेश्चन इसमें मतलब बायोपायरेसी पूछता है, ठीक, बायोपायरेसी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी क्या होता है, थोड़ा सुन लीजिएगा। बायोपायरेसी क्या होता है बच्चों कि जब कोई एक देश या कोई संस्था या कोई संगठन, ठीक है, या मल्टीनेशनल कंपनियां किसी दूसरे देश या संस्था या मल्टीनेशनल कंपनियों से बिना अनुमति के क्या करें, बिना अनुमति के जैविक संसाधनों का प्रयोग करता है, तो ये एक प्रकार की चोरी मानी जाती है और इसी को कहा जाता है बायोपायरेसी। जैसे भाई आपने कोई चीज पेटेंट करा लिया, जैसे मान लेते कि आपने कोई चीज आविष्कार कर दिया, आपने बता दिया कि भाई मैंने इसको खोजा है, अब मैं इसको इंटरनेशनल लेवल पर इसको लॉन्च करने वाला हूं, और कोई फार्मूला वो चुरा ले, है ना, कोई फार्मूला वो चोरी आपसे कर ले और उसके बाद उसका प्रयोग वो कर दे, ठीक, और बोल दे कि भाई मैं इसका निर्माण करने वाला मैं हूं, तो आपको कितना हर्ट होगा, ठीक। तो यानी बिना अनुमति, बिना आपकी सहमति के, बिना एग्रीमेंट के वो क्या कर रहा है, उसका उपयोग कर रहा है, तो ये क्या है, एक प्रकार की चोरी मानी जाती है। तो यही प्रक्रिया कहलाती है बायोपायरेसी। जैसे भाई भारत में अगर देखा जाए, बासमती की प्रजातियां आज से नहीं बहुत समय, बासमती को ही गोल्डन राइस कहा जाता है, एक उसकी प्रजाति होती है गोल्डन राइस। पूछा जाता है गोल्डन राइस क्या है, तो ये बासमती की प्रजाति होती है, ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें तो इसमें भी कैरोटीन, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ठीक। तो ये होता है, लेकिन क्या है अदर, जैसे अगर हम बात करें कि भाई दूसरा देश कोई क्लेम कर दे कि भाई बासमती चावल मैंने तैयार किया है, तो वो चीज हो जाता है बायोपायरेसी, एक प्रकार की चोरी कहलाती है ये, ठीक। चलिए, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जीन चिकित्सा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक। देखिए जीन चिकित्सा होता क्या है, जीन चिकित्सा या जीनी चिकित्सा कहेगा कोई दिक्कत ना, वही चीज है, ठीक। अब जीन चिकित्सा क्या होता है, देखिए नाम में ही हमने बोला ना बच्चों, नाम में ही बहुत कुछ है, जीन चिकित्सा। अब जीन चिकित्सा होती क्या है, तो जीन चिकित्सा के अंतर्गत मानव में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को, ठीक, स्वस्थ व क्रियाशील जीन से बदला जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर कोई दोषपूर्ण जीन है, वो क्या है, निष्क्रिय हो रहा है, वो काम करने में असक्षम है, यानी वो व्यक्ति हमेशा बीमार पड़ा है, तो करते क्या है, किसी ऐसे एकदम स्वस्थ व्यक्ति के जीन को उसके शरीर में क्या है, प्रवेश करा दिया जाए, ठीक। जैसे पारजीनी जंतु में बताए थे, इसके पहले अभी कल ही बताए थे बच्चों पारजीनी जंतु वाला। तो होता क्या है, तो वो जो जीन उसके शरीर में जाएगा, तो वो जो जीन होगा वो क्या अपना खेल दिखाएगा उसमें, यानी भाई वो अपना कर्तव्य दिखाएगा, अपने लक्षणों को प्रकट करेगा। उसके अंदर जो दोषपूर्ण जीन होंगे धीरे धीरे उनके दोषों को दूर करके वो अपना पूरा स्थान बना लेगा, ठीक, यानी जो स्वस्थ वाला जीन होता है। तो यही किया जाता है इस, ठीक, मतलब इस विधि में। तो जीन चिकित्सा के अंतर्गत मानव में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ व क्रियाशील जीन से बदला जाता है, और जीन चिकित्सा द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन को, मतलब जीन के दोषों का सुधार किया जाता है, ठीक। मतलब वही चीज हमने बताया ना कि किसी के अंदर कोई दोषपूर्ण जीन है, तो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले दोषपूर्ण जीन के स्थान पर सक्रिय, ठीक, क्रियाशील जीन प्रवेश करा दिए जाते हैं, ठीक है ना। इसमें बच्चों रोगों के उपचार के लिए जीन को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। जो निष्क्रिय जीन की
क्षतिपूर्ति करके, यानी उस निष्क्रिय जीन को, यानी जो बेकार जीन है उसको क्या करेगा भाई, उसको समाप्त करके, यूं समझिए क्या है कि उसकी भरपाई करता है, यानी उसके कार्यों को संपन्न करता है। ठीक, और जीन चिकित्सा का बात करें तो सबसे पहला जो प्रयोग है वह सन 1990 ईस्वी में एक 4 वर्ष की लड़की, यानी एक 4 वर्षीय लड़की के, ठीक, लड़की में किसके लिए, एडिनोसिन डाइएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। ठीक, तो ये होता है जीन चिकित्सा। रटना नहीं है, बस सीधा सीधा सा सिद्धांत। हमने क्या बताया बच्चों कि जीन चिकित्सा एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें किसी दोषपूर्ण जीन को, यानी कोई रोगी है, ठीक, जिसके अंदर दोषपूर्ण जीन है, तो उस दोषपूर्ण जीन को, ठीक है, क्या करते हैं, एक सक्रिय व क्रियाशील जीन के बदले में यानी प्रवर्धित कर देते हैं। तो यानी सक्रिय वाले जीन को उसमें प्रवेश करा दिया जाता है। तो ये जीन क्या करेगा भाई, उसकी क्षतिपूर्ति करके, यानी दोषपूर्ण जीन की भरपाई कर देता है। ठीक, अपने लक्षण फिर दिखाने लगेगा। ये चीज होता है जीन चिकित्सा के अंतर्गत। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सहोपकारिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब देखिए यहां से आगे आने वाली 2 से 3 टिप्पणियां हैं और इनको हमने करवा भी दिया है, पहले भी किया है। ठीक, बस आपको केवल रिवीजन की जरूरत है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2 के मतलब दोनों तीनों 2 से 3 है आने वाले, मतलब आगे, तो सबके सब इंपोर्टेंट। पहला है सहोपकारिता। अब देखिए सहोपकारिता क्या होता है, ध्यान से समझना, रटना नहीं है। सहोपकारिता, सा का मतलब साफ, उपकारिता का मतलब उपकार करना। तो सहोपकारिता होता क्या है, ठीक। अब देखिए बच्चों सहोपकारिता क्या होता है कि सहोपकारिता 2 प्रजातियों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया, ठीक, 2 जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें दोनों जातियों को एक दूसरे के कारण लाभ होता है, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, सहोपकारिता। क्योंकि दोनों जातियां जो है एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, जैसे पादप तथा शैवाल में संबंध। मतलब बच्चों जैसे एक जीव यहां पर है, ठीक, फर्स्ट वाला जीव यहां पर है, और जैसे सेकंड वाला जीव यहां पर है, दूसरा जीव, ठीक। तो जैसे क्या करे भाई, इस जीव के द्वारा इसको भी लाभ हो, ठीक, और इस जीव के द्वारा इसको भी लाभ हो। तो दूसरे मतलब एक दूसरे को, एक दोनों के कारण क्या होता है, लाभ होता है। तो वो क्या होता है कि भाई सहोपकारिता। जैसे मान लेते हैं कि भाई ये तो क्या है, ये फर्स्ट वाला जैसे पादप है, कोई पौधा है, और दूसरा वाला क्या है, जैसे शैवाल। तो भाई शैवाल के द्वारा क्या है, जो शैवाल है, ठीक, जो शैवाल होता है, अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, इसको मान लेते हैं कि भाई इसके कारण इसको लाभ हो रहा है, पोषण मिल रहा है, तो इसके द्वारा ये नहीं, इस पर ये भी तो निर्भर होता है। तो एक दूसरे के कारण जब दोनों को, एक दूसरे के कारण दोनों को लाभ हो, ठीक, तब वो होता है सहोपकारिता। इसमें दोनों जीवों को एक दूसरे के कारण क्या होता है, लाभ होता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन सहभोजिता। तो सहोपकारिता हो गया बच्चों, तो अब आ गया सहभोजिता। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबको बस मतलब अच्छे से समझना है और कुछ भी ना करना है बच्चों। जब हमने बताया कि दोनों जीव को एक दूसरे के कारण लाभ हो, तो कौन सा संबंध होता है, तो वो होता है बच्चों सहजीविता। ठीक, कौन सा होता है, सॉरी क्या होता है, मतलब क्या देखा भाई, इसके पहले कौन सा संबंध देखा, हाँ सहोपकारिता, सहभोजिता कह रहे हैं, सहभोजिता तो सहोपकारिता, जब दोनों को लाभ हो सहोपकारिता। अब देखिएगा मतलब सहभोजिता क्या होता है, ठीक, सहभोजिता होता क्या है, अब इसको भी ग्राफ से समझिए। एक जीव यहां पर है और दूसरा जीव यहां पर है, ठीक, दूसरा जीव यहां पर, फर्स्ट वाला जीव ये है और दूसरा जीव यहां पर है। तो ये 2 जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया होती है, ऐसी पारस्परिक क्रिया होती है, या एक ऐसा संबंध होता है जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे को ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है।
समझ में आया कि एक जीव को लाभ हो बच्चों और दूसरे को ना तो लाभ हो ना हानि। जैसे यहां पर भाई एक मान लेते हैं कि एक जीव है जिसका नाम है, जिसको बोलते हैं आर्किड, आर्किड, और दूसरा ठीक आम, आम का वृक्ष, ठीक है ना, पहला है। तो ये दो जीव हो गए, पहला आर्किड हो गया। आर्किड जान रहे हो किसको कहते हैं? आर्किड पता है बच्चों किसको बोलते हैं? आर्किड जो आम के वृक्ष वगैरह में बहुत ज्यादा होता है, आम के पेड़ में होता है, महुआ में भी होता है। तो मतलब देखा होगा गांव देहात वाले जो हैं वो तो समझ रहे होंगे, जिसको बाना का पेड़ कहते हैं, उसमें लाल लाल मतलब हल्का उसमें केसरिया कलर में छोटे छोटे, ठीक, उसमें पतले पतले से ऐसे पुष्प लगते हैं, वो होता है आर्किड। तो ये आम की शाखाओं या तनों पर मतलब लग जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं आर्किड। जैसे यहां पर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, हमने लगा दिया है स्क्रीन पर, अभी आप देख सकते हैं आर्किड होता क्या है। ये पेड़ की शाखाओं में मतलब अब वहीं से ये पैदा हो जाता है, मतलब उसी पर ये एक पौधा बन जाता है। आर्किड भी एक पौधा ही है। तो इसमें होता क्या है, तो आर्किड को तो लाभ है, ठीक भाई, इसको क्या है, तो आर्किड को तो लाभ है। लाभ क्यों है बता रहे हैं, इसको तो ना लाभ है और ना हानि है। तो ना लाभ है भाई और ना तो हानि है। अब वो ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि जो ये आर्किड होता है ये पूरी तरह से किस पर, आम पर ही निर्भर होता है। ये जो है पूरी तरह से निर्भर किस पर होता है, आम पर, क्योंकि इसके खड़ा रहने का जो आधार है, स्तंभ है, खड़ा रहने का पूरा भाई कौन कौन है, वो आम का पेड़ है। तो आम पर उगा है तो इसको तो लाभ ही लाभ है। लेकिन अब जो आम का पेड़ है उसको इससे कोई मतलब नहीं, ना तो आम को इससे कोई लाभ है, ना तो आम को इसकी वजह से कोई नुकसान है, ठीक, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वायुवीय होती हैं, यानी इसको यूं समझिए वायु से इसको पोषण मिल रहा है, इसकी जड़ें वायुवीय होती हैं, ठीक। तो ये होता है कि जब एक जीव को दूसरे जीव के कारण लाभ हो और दूसरे वाले को ना लाभ हो और ना हानि हो, तो उसे कहते हैं, उस संबंध को कहते हैं बच्चों सहभोजिता। लिखेंगे बच्चों कि जब मतलब दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को तो बच्चों क्या होता है, लाभ होता है, एक जीव को लाभ होता है, लेकिन दूसरे को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है, वही चीज। तो इस संबंध को कहते हैं सहभोजिता। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देख सकते हैं भाई, आम के पेड़ तथा आर्किड में संबंध। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी घुमाकर पूछता है कि आम के पेड़ पर या आम की शाखा पर आर्किड का पौधा उगा है, तो आम और आर्किड के बीच होने वाले संबंध को समझाइए। तो फटाक से आपको दिमाग लगाना है, पूरा छाप देना है ऐसे कि आम और आर्किड के बीच लिखेंगे सहभोजिता का संबंध होता है, जिसमें आम मतलब आर्किड के पौधे को तो लाभ होता है लेकिन आम को ना लाभ होता है ना तो हानि होती है। इसके अलावा और एक एग्जांपल में बात करें बच्चों, जैसे अगर हम बात करें तो बारनेकल तथा व्हेल के संबंध, व्हेल का संबंध। अब बारनेकल भाई जो नहीं जान रहे होंगे, बारनेकल छोटे छोटे से जीव होते हैं। अब व्हेल मछली तो समझ रहे हो, तो व्हेल मछली में भी अगर आप देखेंगे बच्चों, इसको भी स्क्रीन पर देख लीजिए, व्हेल मछली के पूरे शरीर पर छोटे 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 ऐसे चिपके रहते हैं जीव। तो उनके लिए भाई व्हेल मछली का शरीर ही उनके लिए ठिकाना है, ठीक, उनके लिए क्या है, वो ठिकाना है। तो इसमें जो बारनेकल जीव है उसको तो लाभ है, लेकिन व्हेल मछली को ना तो उनकी वजह से कोई लाभ है और ना तो कोई हानि है। तो ये संबंध क्या कहलाता है, सहभोजिता। आई होप कि ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्लियर। मतलब बारनेकल को तो लाभ है बच्चों, लेकिन व्हेल मछली को ना तो कोई लाभ ना तो कोई भाई हानि, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है परजीविता। हमने बताया ना इसमें कई हैं, 2 से 3 है। एक तो सहोपकारिता हो गया, सहभोजिता हो गया, अब परजीविता। देखिए इसमें नाम से ही रखा है परजीविता, पर का मतलब दूसरे पर। परजीविता होता क्या है बच्चों, परजीविता दो जीवों के बीच होने वाला ऐसा संबंध पाया जाने वाला या दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें
एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे वाले को हानि अब की बार होती है। इसमें क्या होता है बच्चों, तो लिखेंगे ऐसे, यहां पे जियो लिखा है, अरे जियो नहीं एयरटेल लिखना है ना। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा भाई जीव, ठीक, ऐसे जीव। चलिए ये ऐसे क्या होगा, जीव। समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, तो ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी जीव कहते हैं। पहले इतना याद रखिए, ठीक। परजीवी शब्द आ गया है, तो परजीवी क्या है कि ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करे, परजीवी। अब परजीवी या परजीविता होती क्या है, परजीविता समझिएगा। परजीविता दो जीवों के बीच पाई जाने वाली ऐसी या होने वाली ऐसी परस्पर क्रिया है जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है बच्चों, जबकि दूसरे जीव को क्या होती है, हानि होती है। अब की बार भाई एक को लाभ भी होगा, मतलब एक को हानि भी। जैसे भाई मनुष्य में अगर बात कर लें, मनुष्य और जूं के बीच संबंध, खटमल और मनुष्य के बीच, ठीक, संबंध। तो क्योंकि जो मनुष्य है, जूं भाई उसके सर पे पड़ी है, तो परजीवी जीव है कि नहीं, परजीवी हैं। क्यों है, क्योंकि भाई वो हमारे शरीर पर रहकर अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं। तो भाई किसी के सर में अगर जूं पड़ी है तो इसमें जूं को तो लाभ हो रहा है, वो तो बिंदास खून चूस रही है, लेकिन मनुष्य को क्या है, हानि हो रही है। अब ऐसा थोड़ी है कि वो शौकीन है लेकर टहल रहा है ना, उसको लाभ है, नहीं। इसी तरह खटमल हो गया भाई, वो भी परजीवी जीव है, खटमल को तो लाभ ही लाभ है, खून चूस रहा है, मनुष्य को हानि है। इसी तरह मच्छर भी होता है परजीवी में, भाई वो चूस रहा है खून, मनुष्य को नुकसान हो रहा है, तो ये चीज हो जाता है, ठीक है। तो परजीवी जीव में भाई ऐसे जीव जो दूसरे व्यक्ति के, मतलब किसी दूसरे जीव के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी जीव कहलाते हैं। और परजीविता ऐसा संबंध है कि भाई जब क्या होता है कि एक जीव को दूसरे के कारण क्या होता है, लाभ होता है, जबकि दूसरे जीव को हानि होती है, तो वो होता है परजीविता संबंध, ठीक है। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जैसे लिखना हो तो एग्जांपल लिख लीजिएगा, एग्जांपल लिख लीजिएगा बच्चों। जैसे भाई जूं हो गया, ठीक, खटमल हो गया, खटमल हो गया, साथ ही अगर हम बात करें मच्छर हो गया आदि, ठीक, ये सब। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, खाद्य श्रृंखला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। खाद्य श्रृंखला होती क्या है, देखिए ये भी बच्चों नया चैप्टर पर्यावरण वाला जुड़ा है। तो खाद्य श्रृंखला एकदम आसान शब्दों में समझिएगा। खाद्य श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला होती है, इसको भी पहले बता चुके हैं, जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है, यानी एक जीव दूसरे जीव को खाता है और उस जीव को भी कोई और खाता है, उस जीव को भी कोई और खाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, लगातार ये श्रृंखला चलती है, ठीक। तो यही श्रृंखला कहलाती है खाद्य श्रृंखला। लिखेंगे बच्चों कैसे, तो पादपों द्वारा भोज्य पदार्थों को ऊर्जा के रूप में संचित करना, जो पौधे होते हैं, फिर उसे पादपों से विभिन्न पोषी स्तरों के जीवों में भोजन के साथ ऊर्जा का स्थानांतरण करना ही खाद्य श्रृंखला कहलाता है। अथवा में एक छोटी सी और प्यारी सी परिभाषा सरल शब्दों वाली समझिएगा, अथवा में आप लिख सकते हैं बच्चों की खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है तथा उस जीव यानी ये दूसरे वाले जीव को भी किसी अन्य जीव के द्वारा खाया जाता है। ये तो और भी आसान परिभाषा है, ठीक। और खाद्य श्रृंखला का जो अंतिम स्तर होता है वो कौन होता है, वो अपघटक होता है, जो मृत उत्पादक व उपभोक्ता के जटिल कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके उन्हें सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़कर उनका पुनः चक्रण करता है, ठीक है। जैसे अगर भाई इसका हम देखें, इसका अगर हम ग्राफ देखें बच्चों, मतलब इसका, तो सबसे पहले तो उत्पादक होता है, कौन होता है, उत्पादक, ठीक। उत्पादक का मतलब पेड़ पौधे। अब उत्पादक के बाद क्या होता है, उपभोक्ता होता है, क्या होता है, उपभोक्ता।
अब उपभोक्ता में भाई आपके दोनों आ जाएंगे, कौन? तो उपभोक्ता के अंतर आपके शाकाहारी भी आएंगे, ठीक, शाकाहारी प्लस मांसाहारी। अब यहाँ पे सर्वाहारी भी हो, लेकिन प्रमुख में भाई शाकाहारी या फिर मांसाहारी ही देखेंगे। अब उसके बाद क्या होता है, इसके बाद बच्चों जो होता है वो आपका हम बात करें कि वो ये आप जो कहा गया भाई ये अपघटक, अपघटक होता है, ठीक। और अपघटक ये सबसे अंतिम वाला होता है, ये बोला गया है ना कि भाई अंतिम स्तर अपघटक होता है। जो मृत, ये अपघटक का काम क्या है, या तो उत्पादक या फिर उपभोक्ता, इन दोनों, अगर ये दोनों नष्ट हैं तो मृत उत्पादक या उपभोक्ता को क्या करेगा, ये नष्ट करे, यानी इसको अपघटित करके क्षय करके एकदम समाप्त कर देता है। तो क्या करता है, इसको जटिल कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करके उन्हें सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देता है, ठीक है। तो ये चीज होता है।